हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास नाइन्थ के NCERT साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को और चैप्टर नंबर 5 को और चैप्टर नंबर 6 के MCQs को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो NCERT से ही साइंस आपकी पूछी जाती है। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, ये पहला प्रश्न, और ये प्रश्न फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिए प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं, आपको प्रैक्टिस 1 में ही पता चल गया होगा। देखिए बिल्कुल NCERT बुक्स से जहाँ से प्रश्न बनाया गया है और जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, हम लोग जो है कि फ्रेंड्स उनको जो है कि हाईलाइट कर लिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से प्रश्न बनेगा जहाँ से आपके जो है कि NCERT बुक्स से जो है कि यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से बनाया गया है और ये फ्रेंड्स आपका जो है कि प्रश्न है, और ये जो है कि आपके NCERT बुक्स से जहाँ से बनाया गया है वहाँ से उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया गया है। तो आप जो है कि टेंशन मुक्त रहिए फ्रेंड्स। आपको जो है कि एक भी इसमें से फैक्ट नहीं छूटेगा आपके डायरेक्टली NCERT बुक्स से। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का जो है कि द्रव्यमान नगण्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आपके बुक्स में बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अगर आपके बुक्स में बात करेंगे तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो है कि द्रव्यमान नगण्य होता है। और ये देखिए आपके क्लास नाइन्थ के NCERT का जो है कि चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, और यहाँ से इसमें से जितने प्रश्न होंगे यहाँ पे देखिएगा। देखिए प्रोटॉन P+ के द्वारा जो है कि दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का जो है कि द्रव्यमान एक इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। ठीक है, तो यहीं से फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, परमाणु का जो है कि नाभिक धनात्मक होता है। ठीक है, तो देखिए परमाणु का जो है कि नाभिक धनात्मक होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है कि किसके कारण होता है, ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण जो है कि परमाणु का नाभिक जो है कि धनात्मक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपके बुक में देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स फिर से जो है कि वहीं पे बात है। देखिए प्रोटॉन को जो है कि P+ के द्वारा जो है कि दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान एक और इकाई इसका आवेश प्लस होता है। ठीक है, तो प्रोटॉनों की जो है कि उपस्थिति के कारण ही जो है कि आपका क्या होता है, तो प्रोटॉनों की जो है कि उपस्थिति के कारण ही जो है कि परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि महत्वपूर्ण था। और यहाँ से आपके अगले प्रश्न में देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन का 2 और 5 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपके बुक में बात करेंगे तो देखिए बिल्कुल सभी इलेक्ट्रॉनों का जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दिया गया है। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का जो है कि वितरण यहाँ पे देखिए दिया गया है। और देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2 और 5 होता है। ठीक है, तो आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सभी का जो है कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आपके देखिए आप जो है कि SSC का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, और रेलवे ग्रुप D का एग्ज़ाम देते हैं, और रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, NTPC का एग्ज़ाम देते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं फ्रेंड्स जिसमें साइंस पूछी जाती है, तो आप जो है कि निश्चिंत रहिएगा, यहीं से जो है कि आपके प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, देखिए कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो कोशिका की खोज जो है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पे आपके क्लास नाइन्थ के NCERT साइंस में दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा कोशिका का सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1965 में जो है कि पता लगाया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए कोई भी महत्वपूर्ण इस जो है कि पेज से नहीं है। अब देखिए यहाँ से कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। तो कोशिका के जो है कि चारों ओर की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए आपके बुक्स में दिया गया है। देखिए जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर दिया गया है। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे लिखा हूँ। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये झिल्लियाँ लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा 6 नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ से अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो अस्थायी ऊतक करते क्या हैं, वे विभाजित करने की क्षमता को जो है कि खो देते हैं। यही जो है कि अस्थायी ऊतकों की क्या है, तो जो है कि अस्थायी ऊतकों के बारे में यही जो है कि कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए आपके इस चैप्टर में दिया गया है। देखिए विभोज ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, तो देखिए ये विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को क्या करती हैं, खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का जो है कि निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आपका जो है कि 7 नंबर का प्रश्न क्या है, पौधों में विभोज ऊतक का क्या कार्य होता है। तो देखिए पौधों में जो विभोज ऊतक होते हैं उनका कार्य होता है विकास करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिए अस्थायी ऊतकों का जो है कि विभोज्य ऊतक होते क्या हैं। तो देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था और एक प्रश्न देखिए आपका यहाँ से। देखिए विभोज्य ऊतक की कोशिकाएं विशिष्टकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का जो है कि विकास करती हैं। ठीक है, तो यहीं से ये आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो देखिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो जे टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिए ये आपका चैप्टर है और यहाँ से देखिएगा एक अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। ठीक है, तो यहीं से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। देखिए एग्ज़ाम फ्रेंड्स कोई भी हो सभी जो है कि एग्जामिनर जब पेपर को सेट करते हैं तो वो जो है कि उनका बेस NCERT ही रहता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए परमाणु में कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स परमाणु में जो है कि कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं, तो ये जो है कि आपके परमाणु में जो है कि आवेशित कण होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो उपर्युक्त सभी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से एक और प्रश्न आपका था, उस प्रश्न को हम लोग जो है कि देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपका प्रश्न क्या था, तो देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन था। और यहाँ से 9 नंबर का प्रश्न क्या है, तो 9 नंबर का प्रश्न परमाणु में कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं, तो 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। और यहाँ से फ्रेंड्स आपका 10 नंबर का प्रश्न है। देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्ड स्टीन के द्वारा जो है कि आपके प्रोटॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ से आपके बुक में भी दिया गया है। देखिए एक यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए गोल्ड स्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे जो है कि केनाल रे जो है कि कहा जाता है। ठीक है, और देखिए ये किरणें धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अतः अपरमाणुक कणों की खोज हुई। उन कणों का जो है कि आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर किंतु विपरीत था। और यहाँ से देखिए यहाँ से आपका जो है कि ये फ्रेंड्स आपका जो है कि केनाल रे किरणों की जो है कि खोज गोल्डस्टीन किए थे। तो ये प्रश्न जो है कि हमें यहाँ पर जो है कि गलत लग रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोटॉन की खोज की बात करेंगे तो ये जो है कि इसका खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए केनाल रे किरणों की बात की जाएगी तो गोल्ड स्टीन, ठीक है, केनाल रे किरणों की बात होगी तो गोल्ड स्टीन आप 1886 याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन पर जो है कि कैसा आवेश होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर फ्रेंड्स आवेश ऋण होता है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, और जो है कि प्रोटॉन क्या होता है, तो धनात्मक होता है पी प्लस, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ऋण आवेशित होता है -1, ठीक है। और प्रोटॉन क्या होता है, तो पी प्लस यानी कि जो है कि यहाँ पे धनात्मक होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में, और ये जो है कि होता है आपका बराबर और विपरीत दोनों होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए प्रोटॉन परमाणु के कौन से भाग में होते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रोटॉन होते हैं पी प्लस वाले होते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन होते हैं ये जो है कि प्रोटॉन परमाणु के कौन से भाग में होते हैं, तो प्रोटॉन फ्रेंड्स ये जो होते हैं ये आपके भीतरी भाग में होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान परिणाम में होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से कैसे होंगे, ठीक है। तो देखिए ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान परिणाम में होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप में कैसे होंगे, तो ये फ्रेंड्स आपके उदासीन होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं, ठीक है। तो ये परमाणु की संरचना है। और यहाँ से फ्रेंड्स अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो थॉमसन ने जो है कि प्रस्तावित किया था किसको, तो देखिए यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए परमाणु का एक धनावेशित गोला होता है, ठीक है। और देखिए ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि दोनों होते हैं। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था, ठीक है। तो परमाणुओं से जो एक परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था, तो ये जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल, देखिए और थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। परमाणु एक जो है कि धनावेशित गोला था, ठीक है। तो ये जे थॉमसन आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने और सोने की पन्नी पर कैसे कणों को जो है कि टकराया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड जो था फ्रेंड्स ये जो है कि आपके अल्फा कणों को जो है कि सोने की पन्नी पर जो है कि टकराया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये जो है कि प्रयोग किस पे किया था, तो अल्फा कणों को जो है कि सोने की पन्नी पर जो है कि ये टकराया था, ठीक है। देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया, इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर जो है कि टकराया था, ठीक है। तो ये जो है कि इन्होंने देखिए ये जब टकराए थे तो इनको परिणाम क्या मिला था, इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं की जो है कि बराबर मोटी थी, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण के होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है, ठीक है। और देखिए यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत जो है कि अधिक भारी थे इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी, ठीक है। तो ये परिणाम था। और बेसिक फ्रेंड्स आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से जो है कि पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने क्या उपयोग किया था,
तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था सोने की पन्नी का जो है कि ये उपयोग किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए फ्रेंड्स, अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो अल्फा कण होते हैं ये प्रोटॉन की तुलना में जो है कि ये भारी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणुक कणों द्वारा विक्षेपित होंगे, चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, ठीक है। तो ये जो है कि भारी होते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, अल्फा कण कैसे होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो अल्फा कण होते हैं ये द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से देखिए अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं, चूंकि इनका जो है कि द्रव्यमान कितना होता है तो 4u होता है, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अल्फा कण प्रकीर्णन से कौन से परिणाम मिले थे, यानी कि अल्फा कण जो प्रकीर्णन हुआ था जब प्रयोग किए थे तो उनसे जो है कि क्या परिणाम मिला था, ठीक है। तो इससे ये परिणाम मिला था फ्रेंड्स कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए थे, ठीक है। और दूसरा क्या था, कुछ अल्फा कण छोटे कण से विक्षेपित हुए थे, एक कण वापस आ गया था, ठीक है। तो ये सभी जो है कि अल्फा कण प्रकीर्णन से जो है कि परिणाम मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अल्फा कण जो है कि प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा की बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया था। देखिए निम्नलिखित परिणाम मिले थे, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए थे, ठीक है, सीधे निकल गए थे। और यहाँ से देखिएगा कुछ अल्फा कण जो है कि पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए थे। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में एक कण वापस आया था, ठीक है। तो ये परिणाम आया था। और यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपकी बारीकी से जो है कि पूछे जाते हैं और ये सभी आपके NCERT बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा नाभिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो नाभिक फ्रेंड्स हम लोग कहेंगे जो परमाणु का धनावेशित केंद्र होता है उसको हम लोग जो है कि नाभिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को जो है कि क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग ऊर्जा स्तर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। देखिए इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। देखिए जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और ये देखिए आपका जो है कि देखिए इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर जो है कि हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है और आप जो है कि इसको याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी। देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ कमियां भी थी और ये कमियां भी जो है कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना, यही जो है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो है कि कमी थी। इलेक्ट्रॉन जो है कि इसमें अस्थिर हो जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। देखिए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं था, ठीक है, अस्थिर थे। अब देखिए अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, ठीक है। तो अस्थाई होते हैं लेकिन उसमें अस्थिर हो गए थे, यही जो है कि कमी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से और देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर के प्रश्न को। देखिए न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन द्रव्यमान में जो है कि किसके बराबर होते हैं, तो ये होते हैं प्रोटॉन के द्रव्यमान की जो है कि बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे। देखिए न्यूट्रॉन देखिए 1932 में चैडविक 1900 जो है कि 32 में चैडविक ने एक और अपरमाणविक कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के जो है कि बराबर था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखिए
परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, परमाणु का जो है कि द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, तो परमाणु का द्रव्यमान जो है कि देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का जब योग कर देंगे तो ये जो है कि आपका परमाणु का द्रव्यमान निकल जाता है। ठीक है, देखिए परमाणु का द्रव्यमान के लिए आप क्या करिएगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का जब आप योग कर देंगे तो परमाणु का द्रव्यमान निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखिए यहाँ से परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा जो है कि प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए निम्न में कौन सा ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो है कि सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 2 और जो है कि 6 होता है। ठीक है, और ये जो है कि आपका 2 और 5 शायद नाइट्रोजन का होता है, तो ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए 2 और 5 जो है कि नाइट्रोजन का होता है, यहाँ से 2 और 5 नाइट्रोजन का है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, तो 2 और जो है कि यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करेंगे तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये क्या हैं, ये उपरोक्त सभी फ्रेंड्स आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 28 नंबर का जो है कि प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का परमाणु, देखिए इसके 3 परमाणु स्पीसीज होते हैं। देखिए प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम ये क्या हैं, तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर ये क्या हैं, तो ये सभी आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक है, देखिए इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम होते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने 28 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 28 नंबर का प्रश्न फ्रेंड्स हमारा कह क्या रहा है, निम्न में से किन क्षेत्रों में समस्थानिक का जो है कि अनुप्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो समस्थानिक का जो है कि अनुप्रयोग फ्रेंड्स यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग, और घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो देखिए आपके NCERT बुक्स में दिया गया है। देखिए समस्थानिकों का अनुप्रयोग, देखिए कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं, उनमें से कुछ, तो देखिए उनमें से कुछ हैं क्या, तो देखिए यहाँ से देखिए यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग, और यहाँ से फ्रेंड्स एक और है, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए हमारा जो है कि चैप्टर नंबर 4 में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने कर लिया है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 5 के MCQs को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं कैसी होती हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स प्याज के और झिल्ली की कोशिकाएं ये होती हैं एक समान होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा प्याज की झिल्लियां, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कोशिका का जो है कि सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था 1665 में, और यहाँ पे देखिएगा प्याज की झिल्लियाँ एक की कोशिकाएं एक समान हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से कोशिकाओं के आधार पर जीवन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं के आधार पर फ्रेंड्स एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स अपने 3 नंबर के प्रश्न के देखिए वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे, देखिए कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो एक कोशिका और बहुकोशिका दोनों होते हैं। और यहाँ से देखिएगा किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है कि कोशिका में केंद्रक का पता लगाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए यहाँ से सबसे पहले तो ये आपका कोशिका का खोज कौन लगाया था, तो रॉबर्ट हुक 1665 में। और ये देखिए आपका रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में जो है कि केंद्रक का पता लगाया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं और ये सभी आपके NCERT बुक्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा मानव शरीर की कोशिकाएं कैसी होती हैं। ठीक है, तो मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड्स, ये अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा, देखिए एक कोशिका अमीबा में कोशिकाएं कैसी होती हैं, यानी कि अमीबा एक कोशिक है और इसमें कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो इसमें जो है कि अमीबा आपने देखा होगा आकार बदल सकती हैं। ठीक है, तो अमीबा जो है कि अपना आकार बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अधिकतर प्रश्न इससे यही बनता है कि अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा जो है कि एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकी, और एग्जाम्पल में यहाँ पर अमीबा दिया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका का आकार जो है कि होता है स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, देखिए कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकीय अमीबा हो गया। देखिए कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर होता रहता है। देखिए प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट उदाहरण, देखिए उदाहरण के लिए एक तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो ये स्थिर रहती हैं। और यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम्स में बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा कोशिका हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका फ्रेंड्स हम लोग जो है कि कहते हैं सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई और सजीवों की मूलभूत क्रियात्मक इकाई, ये दोनों क्या हैं, ये इसे हम लोग कोशिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ देखिए, श्रम विभाजन किन जीवों में होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो श्रम विभाजन होता है ये किन जीवों में होता है, तो ये होता है बहुकोशिकीय जीवों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अपना, देखिए बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य। और यहाँ से इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन करता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और जब आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही ये चैप्टर्स आपको बोरिंग लगेंगे, लेकिन प्रश्न आपके जो है कि यहीं से बनाए जाते हैं और आपको जो है कि एक ही वीडियो में ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रत्येक कोशिकाओं में कौन से गुण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिकाओं में फ्रेंड्स आपके प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव, ये सभी जो है कि गुण आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं अपना, देखिए कोशिका किससे बनी होती है, तो देखिए यहाँ से देखिए लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो इसी से आपका जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया था। और देखिए यहाँ से कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्लियाँ हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो कोशिका झिल्ली होती है और जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये आपकी वर्णात्मक परागमय जो है कि झिल्लियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा, देखिए प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, देखिए यह कोशिका के सबसे बाहरी परत है। ठीक है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ठीक है, देखिए प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। और देखिए कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक परागमय झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपका महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए विसरण प्रक्रिया में गैस की गति कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो विसरण की प्रक्रिया है इसमें गैस की गति कैसी होती है, तो इसमें गैस की गति देखिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम्स में ये जो है कि पूछा
जा सकता है। ठीक है, कि विसरण प्रक्रिया में गैस की गति कैसी होती है, तो विसरण प्रक्रिया में जो है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है कि गैस गति करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं, देखिए कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जाते हैं। ठीक है, देखिए हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है कि आपके विसरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा, तो ये जो है कि विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका CO2 बाहर निकल जाती है। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से जो है कि कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। ठीक है, तो देखिए कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगर कोशिका को जो है कि अल्प परासरण दाब विलयन में रखते हैं, ठीक है, तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोशिका पर फ्रेंड्स जो प्रभाव पड़ता है वो है कोशिका फूलने लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से यदि हम किसी जंतु अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। देखिए निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। ठीक है, देखिए यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा में रखें तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को जो है कि अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिए जल के अणुओं द्वारा कोशिका झिल्ली के जो है कि दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे जो है कि कोशिका फूलने लगती है। ठीक है, तो यहीं से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र हो तो ऐसे विलयन को हम लोग जो है कि क्या कहेंगे, तो ऐसे विलयन को फ्रेंड्स हम लोग कहेंगे अति परासरण विलयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करें, देखिए यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र तो जल परासरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को हम लोग अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अल्प परासरण दाबी विलयन में कोशिका के फूलने का कारण क्या है। ठीक है, तो इसके जो है कि फूलने का कारण यही है फ्रेंड्स, अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जल का कोशिका के अंदर आना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से और ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करें, देखिए जल के अणु कोशिका के झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने लगते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर आने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह निकलता है कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगी। ठीक है, तो जल का अंदर आहार बाहर और जाना। देखिए यहाँ से यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के जो है कि अंदर के विलयन से, देखिए यहाँ से एक कोशिकीय जीव किस प्रक्रिया द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि एंडोसाइटोसिस के द्वारा, एंडोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक है, ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो है कि एक कोशिक जीव जो है कि अपना भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। देखिए ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा बनाता है। तो प्रश्न आपके एग्जाम्स में ये भी बन सकता है कि अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है, तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा बनाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से पादप कोशिका भित्ति किन अणुओं से बनी
होती है। तो फ्रेंड्स जो पादप कोशिका भित्ति है और ये जो है कि आपकी बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से और ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो फ्रेंड्स देखिए अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लैमिडोनास हो गया, ये सभी क्या हैं आपके जो है कि एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मात्र कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो सकती हैं, ठीक है। इस सजीव जीव को एक कोशिकीय जीव हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से देखिए इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों द्वारा निर्माण करती हैं। देखिए इसके कुछ उदाहरण फंजाई, कवक, पादप, जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीव के विषय में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पता कर सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग देखिए क्रोमोसोम किसका बना होता है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम होता है फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका बना होता है और डीएनए, प्रोटीन और जो है कि आपकी क्लैमिडोनास से, ठीक है। तो आपका जो है कि यहाँ से फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। तो देखिए ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये आपके डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, ठीक है। तो क्रोमोसोम किसका बना होता है, तो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो है कि कोशिका के विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। देखिए क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूची होती है, देखिए माता पिता में डीएनए, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में जो है कि अगली संतति में जाते हैं। देखिए क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और देखिए डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। देखिए डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा अब 20 नंबर का प्रश्न क्या है, कोशिका का अपशिष्ट निपटान जो है कि वाला तंत्र कौन सा है, ठीक है। तो कोशिका का जो अपशिष्ट निपटान वाला जो तंत्र है फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका है, ये जो है कि आपका लाइसोसोम है, ठीक है। लाइसोसोम क्या है, तो ये जो है कि अपशिष्ट यानी कि पाचन तंत्र में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को जो है कि साफ करते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से किस को कोशिका का बिजली घर कहते हैं जो दोहरी झिल्ली की बनी होती है, ठीक है। तो कोशिका की बिजली घर आप जो है कि पहले भी जो है कि जानते होंगे, माइटोकांड्रिया को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि पावर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है। तो कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर किसे बोलते हैं, तो हम लोग माइटोकांड्रिया को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से और ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा माइटोकांड्रिया, देखिए माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में यहाँ बन सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक चीज़ क्या है, ठीक है। तो पौधों में फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक चीज़ आपका क्लोरोप्लास्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए प्लास्टिड, देखिए प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन प्लास्टिड हैं और ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड हैं। और देखिए जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और देखिए पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो है कि चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है। और चैप्टर नंबर 6 में जो है कि लगभग देखिए आपके 30-35 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ से देखिए अमीबा में सभी कार्य कितने कोशिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अमीबा में जो है कि सभी कार्य जो है कि कितने कोशिकाओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो एक कोशिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से देखिए सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा
किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा जो है कि देखिए एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की प्रक्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। ठीक है, देखिए पौधों में ऊतक कैसे होते हैं। ठीक है, तो पौधों में फ्रेंड्स ऊतक जो होते हैं ये जीवित भी होते हैं और मृत भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए आपके एग्जाम्स में प्रश्न कहाँ से, देखिए पौधों और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पौधे स्थिर होते हैं। ठीक है, पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं चूँकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग जीवन की मूल इकाई क्या है। ठीक है, तो देखिए आपका चैप्टर ही जो है कि क्या है, ऊतक है। ठीक है, तो जीवन की मूल इकाई फ्रेंड्स आपकी जो है कि ऊतक हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को कौन कौन से वर्ग में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए विभोज्य ऊतक हो गया, अस्थायी ऊतक हो गया और अस्थायी ऊतक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ठीक है, तो देखिए ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के कितने ऊतक, देखिए यहाँ से विभोज्य ऊतक और यहाँ पे जो है कि अस्थाई ऊतक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपका आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों जो है कि पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है कि देखिए वृद्धि अथवा विभोज्य ऊतक द्वारा अस्थायी ऊतक, जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य अथवा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उन क्षेत्र में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, यानी कि पौधों के जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उन क्षेत्रों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में जो है कि विभोज्य ऊतक पाए जाते हैं और इनका कार्य ही है फ्रेंड्स विकास करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपने जो है कि देखिए यहाँ से देखिए पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसे विभाजित ऊतकों के जो है कि उन भागों में पाए जाने का कारण देखिए ऐसे ऊतकों को विभोज्य ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा आगे, यहाँ से देखिए प्रारोह के शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक जड़ों अथवा तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो ये विभोज्य ऊतक कहाँ होते हैं, तो जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में होते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आगे, देखिए विभोज्य ऊतक एक विभाज्य ऊतक हैं और तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। और 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, बहुकोशिक जीवों में ऊतक क्या उपयोग है, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है, तो देखिए गति, अंग और अंगतंत्र का निर्माण, संदेशों का वाहक, यानी कि उपरोक्त सभी आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। देखिए बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, देखिए मनुष्यों में पेशी कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति तंत्रिकाएं कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। ठीक है, तथा रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। ठीक है, देखिए पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। देखिए दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न, देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर का जो प्रश्न है, अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में कैसा होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि होता है विशिष्ट और सीमित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी दोनों। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए वृद्धि अथवा विभोज्य ऊतक, अस्थायी ऊतक, जंतुओं में कोशिकाओं वृद्धि अधिक एकरूप होती है,
अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। देखिए अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अधिक विशिष्ट और सीमित होते हैं। ठीक है, अति विशिष्ट और सीमित होते हैं। देखिए दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के अंग तंत्रों के विकास हेतु प्रकार के जो है कि अनुकूलित होते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक पौधों के किस भाग में विद्यमान होते हैं। अभी फ्रेंड्स आपने ऊपर पढ़ा था कि जड़ों के वृद्धि वाले भाग में और तनों के वृद्धि वाले भाग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं अपना और जो है कि देखिए यहाँ से प्रारोह के शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो ये विभोज्य ऊतक जो होते हैं, ये देखिए विभोज्य ऊतक, देखिए यहाँ से ये देखिए शीर्षस्थ भाग में यहाँ पे विभोज्य ऊतक, यहाँ विभोज्य ऊतक और जड़ एवं तने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस कारण होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस कारण होती है, तो ये देखिए पार्श्व विभोज्य ऊतक के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि देखिए पार्श्व ऊतक विभोज्य ऊतक, देखिए किसी पौधे में विभोज्य ऊतक की स्थिति। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए पौधों में शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना, ये क्या है, और शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक का कार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, और देखिए शीर्षस्थ भाग में होता है ये। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आगे हम लोग देखिए प्रारोह के शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभोज्य ऊतक कैम्बियस के कारण होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा अंतर्विष्ट विभोज्य ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स, ये आपके जो है कि ऑप्शन नंबर ए पौधों में पर्व संधियों के पास होते हैं। ठीक है, तो अंतर्विष्ट विभोज्य ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होते हैं, पौधों के पर्व संधियों के पास जो है कि होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अंतर्विष्ट विभोज्य ऊतक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और देखिए विभोज्य ऊतक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खोकर किसका निर्माण करती हैं, तो ये जो है कि निर्माण करती हैं फ्रेंड्स आपकी अस्थायी ऊतक की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए अस्थायी ऊतक, देखिए विभोज्य ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, देखिए एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का जो है कि निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपका बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए विभोज्य ऊतक की कोशिकाओं में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए विभोज्य ऊतक की कोशिकाओं में फ्रेंड्स आपका अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति, अस्पष्ट केंद्रक, ये उपरोक्त सभी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए पैरेन्काइमा ऊतक कैसा होता है, यानी कि ये जो पैरेन्काइमा ऊतक होता है ये जो है कि कैसा होता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा जो ऊतक होता है फ्रेंड्स, ये पैरेन्काइमा ऊतक सरल कोशिका का बना होता है, पौधों में सहायता प्रदान करता है, भोजन का भंडारण करता है। कौन, तो ये पैरेन्काइमा ऊतक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सरल अस्थायी ऊतक, देखिए पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं, ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं। ठीक है, और देखिए ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण, और यहाँ से देखिएगा कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिए यह पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा सरल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सरल अस्थायी ऊतक ये जो कौन कौन से हैं, तो ये कैलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स सरल अस्थायी ऊतक कौन कौन से हैं, तो कैलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखते हैं आगे। देखिए सरल अस्थायी ऊतक, देखिए पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। यह पतली
कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण, और यहाँ से देखिएगा ये आपका जो है कि देखिए कुछ पेरेन्काइमा, और यहाँ से देखिएगा पेरेन्काइमा और क्लेरेन्काइमा के कारण होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और ये जो है कि पौधों में जो है कि ये ऊतक के रूप में क्लेरेन्काइमा, और यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा, और यहाँ पे देखिएगा स्क्लेरेन्काइमा, और यहाँ पे देखिएगा एक होता है कैलेन्काइमा जो पत्ती तना वाले भाग में होता है, और ये जो होता है पेरेन्काइमा जो कोई ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीन जो है कि पाए जाते हैं। और यहाँ से देखिएगा एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको फ्रेंड्स कहेंगे हम लोग विभेदकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं आगे, सरल अस्थायी ऊतक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो देखिए अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि सरल अस्थायी ऊतक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये हैं फ्रेंड्स आपके जो है कि कौन? तो ये हैं आपके जो है कि क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा देखिए कुछ पेरेन्काइमा ऊतक, देखिए यहाँ से फ्रेंड्स मैंने जो है कि आपको देखिए कुछ पेरेन्काइमा ऊतक क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए स्थितियों में इन ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्लोरेन्काइमा, जिसे हरित ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आपने ऊपर देखा था। ठीक है, और जो पत्ती में लचीलापन लाता है वो होता है कालेन्काइमा। और देखिए जैसे नारियल में आपने देखा होगा, तो नारियल में जो कि एक क्या होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा होता है। ठीक है, तो देखिए जिन पेरेन्काइमा में पौधों को तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसे फ्रेंड्स हम लोग जो है कि एरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसे जलकुंभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जिसके कारण जो है कि ये जल में उतारती हैं, इस प्रकार के पेरेन्काइमा को जो है कि एरेन्काइमा हम लोग कहते हैं। देखिए पौधों में लचीलापन का गुण एक अन्य अस्थायी ऊतक कालेन्काइमा के कारण होता है। तो प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि लचीलेपन का जो है कि गुण, यानी कि पौधों में लचीलेपन का गुण एक कौन सा अस्थायी ऊतक करता है? तो कालेन्काइमा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की भित्ति किस कारण मोटी होती है? ठीक है, तो ये जो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की भित्ति जो होती है ये किस कारण मोटी होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स लिग्निन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखते हैं। तो देखिए एक यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हाँ देखिए यहाँ से एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा, यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का जो है कि बना होता है। ठीक है, इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये लंबी और पतली होती हैं। देखिए क्योंकि इन ऊतकों की जो है कि ऊतकों की भित्ति लिग्निन के कारण जो है कि मोटी होती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, एपिडर्मल कोशिका पौधों की किस तरह रक्षा करती है? ठीक है, तो ये जो एपिडर्मल कोशिका पौधों की किस तरह रक्षा करती है? तो ये जो है कि जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात में रक्षा करती है, परजीवी कवक के प्रवेश को रोकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से वह कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है। देखिए शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो जाती है, जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधों की पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी रहती है, यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण था। और यहीं से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से एपिडर्मिल कोशिका पौधों की वाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जो है कि जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात अथवा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की जो है कि रक्षा करती है। ठीक है, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त फ्रेंड्स आपका जो है कि एक रक्त जो होता है ये आपका जो है कि एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रक्त एक संयोजी
ऊतक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से संयोजी ऊतक, देखिए रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, इसे संयोजी ऊतक ऊतक क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आपको जो है कि नीचे पता चलेगा। आगे देखिए, तंत्रिका ऊतक किस चीज का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। ठीक है, तो तंत्रिका ऊतक जो है कि ये बना होता है आपका फ्रेंड्स न्यूरॉन का। ठीक है, तंत्रिका ऊतक जो है कि न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा पेशी ऊतक के प्रकार कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पेशी ऊतक होते हैं इनके प्रकार रेखित, आरेखित और कार्डिक होते हैं। तो उपर्युक्त जो है कि आपका सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, आरेखित और कार्डिक। ठीक है, और देखिए तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। ठीक है, और देखिए 24 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्न में कौन से पौधे के ऊतक हैं। ठीक है, तो पौधे का ऊतक अभी आपने देखा था, विभोज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक, ये सभी क्या हैं, पौधों के ऊतक के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए पौधों के ऊतक देखिए 2 प्रकार के होते हैं, विभोज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। देखिए विभोज्य ऊतक मेरिस्टेमिक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिएगा पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, आरेखित और कार्डिक। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से, तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने जो है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के एमसीक्यूज को आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाकी 6 बचे हुए चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जो है कि आप ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो जो है कि चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जो है कि अवश्य कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप शेयर करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।